दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच अब भारतीय सेना ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने 2 नए कमांडर इन चीफों की नियुक्ति की है, जो कि उत्तर और पूर्वी कमानों को देखेंगे। इन दोनों ही कमान की जिम्मेदारी नए कमांडर इन चीफ्स को दी गई है और दोस्तों, इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा। भारत संग सीमा पर तनाव के बीच चीनी सेना ने शुरू किया ट्रेनिंग प्रोग्राम। शी जिनपिंग ने की अपने सैनिकों से एक बड़ी मांग। आखिर क्या इरादा है चीन की PLA और शी जिनपिंग का? इन दोनों ही खबरों के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देते हैं आगे आपको हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर जो पूरा तनाव चल रहा है, उसके बीच चीनी सेना ने शुरू किया है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। चीन की सेना द्वारा ये ट्रेनिंग ऐसे समय पर की जा रही है जब भारत के साथ सीमा पर तनाव बरकरार है। चीन के राष्ट्रपति और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के चेयरमैन शी जिनपिंग ने मोबिलाइजेशन ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद सेना के सैनिकों को इकट्ठा करना था। इस तरह PLA की ट्रेनिंग एक्टिविटी के नए साल पर औपचारिक शुरुआत हुई है। CMC का इस साल के लिए ये पहला ऑर्डर था। इस ऑर्डर में 206 शब्द थे, जो कि काफ़ी कम माने जाते हैं। इससे पिछले साल दिए गए ऑर्डर में 636 शब्द थे। सेंट्रल थिएटर कमांड के 81वें एविएशन ब्रिगेड के ट्रेनिंग एरिया में एक औपचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एविएशन ब्रिगेड के बेस पर मौजूद चीनी सैनिकों और पायलटों की फुटेज सामने आई, जिसमें उन्हें टाइप 21 विंटर कैमोफ्लेज लड़ाकू वर्दी पहने हुए देखा गया। चीन के मीडिया ने ऐलान किया कि सैनिक उच्च मनोबल के साथ पूरी तरह से लैस थे। प्रीमियर मोबिलाइजेशन इवेंट में 30 से अधिक विमानों ने भाग लिया। इस दौरान हेलीकॉप्टरों ने सटीक फायरिंग की और हवा से हवा में हमला किया। इसके अलावा मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAV ने टोही ऑपरेशन को भी अंजाम दिया। इस ट्रेनिंग में चीन की स्पेशल फोर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जैसी विविध क्षमताओं वाली यूनिट ने भी भाग लिया। ये दिखाता है कि चीन एक जॉइंट फोर्स भी बनाना चाहता है। वहीं PLA की अन्य यूनिट भी खुद के ट्रेनिंग इवेंट का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य PLA के लिए मोबाइल ऑपरेशन और मल्टी डायमेंशनल रक्षा करना है। चीन के स्वामित्व वाली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल के सालों में स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स लंबी दूरी की मारक क्षमता और सेना के उड्डयन में कई गुना वृद्धि हुई है। अधिक UAV और हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनपिंग ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि PLA को टेक्नोलॉजी, युद्ध और प्रतिद्वंदियों के विकास पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा लड़ाकू अभियानों के साथ ट्रेनिंग को बेहतर ढंग से संयोजित करने के प्रयास दोगुने करना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने साथ ही साथ मांग की कि सभी अधिकारियों और सैनिकों को ना तो मृत्यु और ना ही कठिनाई से डरने की भावना को बनाए रखना चाहिए। सैनिकों को अपनी कमांडिंग और लड़ने की क्षमताओं को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट आचरण को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन और सुरक्षित तरीके से ट्रेनिंग आयोजित करना चाहिए। चीन की सेना द्वारा ये ट्रेनिंग ऐसे समय पर की जा रही है जब भारत के साथ सीमा पर तनाव बरकरार है। अभी तक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तनाव बना हुआ है। भारतीय सेना की 2 अहम उत्तरी और पूर्वी सैन्य कमान को 2 नए मुखिया जरूर मिल गए हैं। चीन के साथ चल रहे गतिरोध में ये 2 सैन्य कमान भारतीय सेना के लिए सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का जिम्मा दिया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने पूर्वी कमान की जिम्मेदारी संभाल ली है। अब इन 2 अनुभवी सैन्य अधिकारियों पर चीन के साथ पिछले 21 महीनों से चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने की जिम्मेदारी होगी। उपेंद्र द्विवेदी ने लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी की जगह ली, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 1984 में जम्मू कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे। वो सैनिक स्कूल रीवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी रहे हैं। वहीं RP कलिता को भी 1984 में 9 कुमाऊं में कमीशन किया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि इन दोनों ही सैन्य अधिकारियों के सामने चीन और पाकिस्तान से निपटने की दोहरी मुसीबत सामने रहेगी। रणनीतिक
और सैन्य रूप से महत्वपूर्ण दोनों सैन्य कमानों के मुखियाओं के सिर पर अहम जिम्मेदारी होगी। वहीं आरपी कलिता ने भी ऐसे समय पर पदभार संभाला है जब चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। दोस्तों, LAC पर चीन फिर से नए हथकंडे अपना रहा है। दूसरों के इलाकों में कब्जा करने के लिए वो अपने मंसूबों पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके लिए चीन LAC के साथ यथास्थिति को बदलने के लिए सलामी स्लाइसिंग तकनीक का प्रयोग कर रहा है। सलामी स्लाइसिंग तकनीक वो रणनीति है जिसके जरिए कोई देश धमकी और समझौतों की प्रक्रिया में बांटो और जीतो का खेल खेलते हुए नए क्षेत्रों पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। चीन LAC के साथ यथास्थिति को बदलने के लिए सलामी स्लाइसिंग तकनीक का उपयोग कर रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत जैसे अपने पड़ोसियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच अक्टूबर 2021 में अपनाया गया चीन का भूमि सीमा कानून 1 जनवरी 2022 को लागू हुआ था। ये कानून अपने आप में मुखर और उत्तेजक लगता है। नीति अनुसंधान समूह यानी पोरेग के अनुसार LBL के माध्यम से चीन ने यह दावा किया है कि वो प्रादेशिक संप्रभुता और भूमि सीमा की दृढ़ता से रक्षा करेगा। गौरतलब है कि LBL सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन CMI रणनीति को मजबूत करता है, जो विदेश मंत्रालय, सार्वजनिक सुरक्षा, सीमा शुल्क और प्रमुख चीनी नौकरशाहों के बीच तालमेल पैदा करता है। पोरेग के अनुसार भूमि और सीमा रक्षा में CMI की रणनीति का भारत के लिए प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। CMI की रणनीति का भारत पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे दोस्तों रक्षा विशेषज्ञ भारत को पहले ही चेतावनी दे रहे हैं। उसके अनुसार चीनी सेना इससे भारत द्वारा अपनी सीमा के पास बुनियादी ढांचे के विकास को रोक सकती है। इसके अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बती खाना बदोशों को सीमावर्ती जिलों के गांवों में भी धकेल रही है। चीन ने सलामी स्लाइसिंग तकनीक के तहत नेपाल और भूटान के सीमावर्ती इलाकों में सीमावर्ती कस्बों का विस्तार भी किया है। इसी के साथ साथ दोस्तों चीन की एक और रणनीति है जिसके तहत LAC पर चीन बस्तियों का करेगा विस्तार और दोस्तों अपनी जनसंख्या को यहाँ पर बसाने की फिराक में है चीन। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप ने कहा कि चीन तिब्बत पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए CMI की रणनीति का उपयोग करने के अलावा LAC के पार अपनी बस्तियों का विस्तार करने के लिए स्थानीय निवासियों का शोषण करेगा और उन्हें खाना बदोश कवर के तहत बसने वालों के रूप में विस्थापित करेगा। इसका उद्देश्य सैन्य संरचनाओं को बढ़ाने का होगा जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा।